नमस्कार। कहते हैं कि इतिहास तो विजेता लिखते हैं, है ना? पर उन कहानियों का क्या जो सत्ता के गलियारों में आधिकारिक दस्तावेजों से दूर कहीं दबी रह जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी के पर्दे खोलेंगे। मुगलों और राजपूतों के उस जटिल रिश्ते का एक छिपा हुआ अध्याय जो उन स्रोतों पर आधारित है जो हमें सुनाई गई कहानी से कुछ अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हो अगर हमारी इतिहास की किताबों में एक पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब हो? यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ में है। हम मुगल दरबार के फारसी दस्तावेजों और राजपूतों की अपनी वंशावलियों दोनों में झांक कर देखेंगे। और जब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो हमारी पढ़ी पढ़ाई बातों से काफी अलग है। अच्छा, अब इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है: गुप्त धर्मांतरण। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यहां बात खुलेआम सबके सामने धर्म बदलने की नहीं हो रही है। स्रोतों के मुताबिक ये एक बहुत ही महीन, अक्सर छिपी हुई प्रक्रिया थी। मतलब दबाव में आकर नाम या रीति रिवाज तो अपना लिए, लेकिन अपने लोगों के बीच अपनी असली पहचान को बनाए रखा। तो हम इस पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि यह छिपा हुआ इतिहास है क्या। फिर कुछ खास राजपूत कुलों पर पड़े दबाव की जांच करेंगे। इसके बाद मुगलों की कथित रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे, नामों के पीछे छिपे सबूतों को खंगालेंगे और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इन सब के पीछे का असली रणनीतिक मकसद क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से से, एक गुप्त सूची से। अब देखिए, ये कोई एक अकेला दस्तावेज नहीं है, बल्कि मुगल दरबारी लेखों और राजपूतों के अपने पारिवारिक इतिहासों को मिलाकर तैयार की गई एक तस्वीर है। और ये दोनों मिलकर एक ऐसी मुगल नीति की तरफ इशारा करते हैं जिसकी चर्चा खुले तौर पर कभी नहीं होती। लेकिन ये दबाव था ही क्यों? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मुगलों के लिए राजपूत इतने अहम क्यों थे। वो सिर्फ जागीरदार नहीं थे, वो तो साम्राज्य की सैन्य रीढ़ थे और साथ ही उत्तर भारत की राजनीति और संस्कृति के सबसे बड़े खिलाड़ी भी। तो उन पर काबू रखना मुगलों के लिए कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत थी। ठीक है, बात तो बड़ी है, लेकिन सबूत कहाँ है? जो स्रोत हैं वो कुछ खास मामलों की तरफ इशारा करते हैं। आइए 3 सबसे ताकतवर राजपूत कुलों पर नजर डालते हैं जो इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस दबाव वाली नीति के केंद्र में थे। तो सबसे पहले बात करते हैं आमेर के कछवाहा वंश की। देखिए, शादी ब्याह वाले गठबंधनों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन दरबारी दस्तावेज बताते हैं कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। दरबार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने का भी एक दबाव था। जरा सोचिए, अकबर के शासन का ऑफिशियल रिकॉर्ड आईने अकबरी खुद इस बात का जिक्र कर रहा है। स्रोतों के मुताबिक ये रीति रिवाज अपनाने का मतलब अक्सर नाम बदलना भी होता था, लेकिन इसे छिपाकर रखा जाता था। क्यों? सीधी सी बात है, अपने ही लोगों और परिवार में बगावत का डर था। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ, बूंदी कोटा के हाड़ा राजपूत। यहां पर दबाव सिर्फ दिल्ली से नहीं, बल्कि जो लोकल मुगल सूबेदार थे ना, सीधे उनकी तरफ से आ रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने हाड़ा राजकुमारों पर जबरदस्त दबाव डाला था। और इस बात को और पुख्ता करते हैं मुगल इतिहासकार खफी खान। वो साफ लिखते हैं कि कुछ हाड़ा वंशजों ने दरबार की शर्तें मान ली और मुस्लिम टाइटल्स अपना लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन नामों को बाद में अक्सर राजपूतों की अपनी वंशावलियों से ही मिटा दिया जाता था, ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। तीसरा मामला है नागौर का। अब नागौर की लोकेशन ही ऐसी थी कि वो मुगलों का एक बहुत जरूरी अड्डा था। इसका सीधा मतलब ये था कि वहां के स्थानीय चौहान सरदारों पर दबाव लगातार और सीधे तौर पर बना रहता था। तो सवाल यह है कि ये डबल गेम चलता कैसे था? नागौर के रिकॉर्ड्स और सूफी दस्तावेजों से हमें इसका तरीका पता चलता है। या तो स्थानीय वंशावली में उनके नाम बदल दिए जाते, या फिर बस ये लिख दिया जाता कि वो परदेश चले गए। उनके मुस्लिम नाम सिर्फ और सिर्फ मुगल साम्राज्य के शाही दस्तावेजों में ही दिखते थे। अब देखिए, ये जो मामले हमने देखे, ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं लगती। स्रोत बताते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी मुगल रणनीति का हिस्सा था। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लेबुक आखिर थी क्या और ये काम कैसे करती थी। तो स्रोतों के मुताबिक ये रणनीति 3 तरीकों से काम करती थी। एक था दबाव, जैसे हरम में भेजी गई महिलाओं के पुरुष रिश्तेदारों पर। दूसरा था लालच, ऊंचे पद या जागीर का। और अगर इन दोनों से बात न बने तो तीसरा तरीका था सजा, यानी जमीनें छीन लेना या परिवार को बंदी बना लेना।
लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे ठोस सबूत की, वो सबूत जो इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ता है, और वो छिपा है आर्काइव्स में ही सबके सामने, बस नामों के फेर में। यहां पर एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि अगर ये पॉलिसी इतनी बड़ी थी तो ये आज तक लगभग छिपी कैसे रही? जवाब बहुत सीधा है, रिकॉर्ड्स को रखने के तरीके में ही इसका राज छिपा है। देखिए, जब मुगल रिकॉर्ड्स जो फारसी में हैं उनको राजपूतों की अपनी वंशावलियों से मिलाया जाता है तो एक कमाल का पैटर्न सामने आता है। एक डबल नेम सिस्टम, मतलब एक ही सरदार का नाम शाही दस्तावेजों में कुछ और, जैसे मोहम्मद खान, और अपने ही खानदान के रिकॉर्ड्स में कुछ और, जैसे भीम सिंह। स्रोत इसी को स्मोकिंग गन या कहें कि अकाट्य सबूत मानते हैं। ये एक ऐसा तरीका था जिससे एक राजपूत नेता मुगल दरबार में भी बना रह सकता था और घर पर अपना रुतबा भी कायम रख सकता था। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर क्यों? इतनी पेचीदा और रिस्की पॉलिसी के पीछे मुगलों का असली मकसद क्या था? उन्हें इससे हासिल क्या हो रहा था? जो स्रोत हैं वो 3 बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स की तरफ इशारा करते हैं। पहला, राजपूतों की जो जबरदस्त मिलिट्री पावर थी उसे अंदर से खोखला करना। दूसरा, दरबार में पावर का बैलेंस मुस्लिम अमीरों की तरफ झुकाना। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा कारण था, कि जो भी इंडिपेंडेंट हिंदू लीडरशिप थी उसे धीरे धीरे खत्म कर देना। तो इन स्रोतों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये कोई खुलेआम धर्म बदलने का अभियान नहीं था। नहीं, ये एक बहुत धीमी, सोची समझी राजनीतिक चाल थी, जिसमें दबाव, लालच और जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती सबका इस्तेमाल किया गया। तो चलिए इस चर्चा को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था। अगर ये नजरिया जो इन स्रोतों में मिलता है जरा भी सच है, तो ये एक बहुत बड़े साम्राज्य में पावर, वफादारी और विरोध को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल देता है। और हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सीधी सपाट कहानी नहीं होता। ये तो कई कहानियों का एक संगम है, जिनमें से कुछ को खोजा जाना अभी भी बाकी है।